नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मामला थोड़ा सेंसिटिव है। मैं बात करने वाला हूं संभल की। जिस तरीके से आज संभल के जो फुटेज सुबह से लगातार मीडिया में सामने आ रहे हैं, वो वाकई में जो है वो चिंताजनक है। दुखदाई तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो चिंताजनक है। क्यों है, उसके ऊपर भी जो है वो हम इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे। लेकिन कल महाराष्ट्र और झारखंड, जहां विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके साथ में उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने परचम फहराया। लेकिन कुंदरकी में जहां 60% के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, और वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कल से एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। और यह कोशिश की गई कि मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं करता, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। ये हम कल की बात कर रहे हैं, और आज सुबह जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो अब इसमें जब मैं ये बात कर रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप में उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूं, जब कल आपने देखा चुनाव मतदान के दौरान जिस तरीके से एक राजीव शर्मा जो पुलिस वाला था, उसकी पिस्टल के साथ में जो फोटो वायरल की गई एडिट करके, और उसके बाद में रवीश कुमार जैसे, मैं वैसे इस वीडियो में तो मैं उसको बिल्कुल जो है वो घटिया इंसान मानता हूं, कि उसने सिर्फ अखिलेश यादव के एक ट्वीट पे, एक फोटो पे उसने पूरा वीडियो बना दिया। पूरा दिन उसने क्या सोचा, और जिस तरीके से वो ज्ञान देता है, क्योंकि वो खबर के साथ साथ जो है वो अपना ज्ञान भी देता है, और उसको पता है कि क्यों देना जरूरी है। लेकिन उससे पहले के फुटेज उसने गायब कर दिए। तो मैं इसलिए जो है वो आपको कहना चाहूंगा कि आज की जो घटना हुई है, आप फुटेज देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह घटना जो है वो किस प्लानिंग के साथ की गई थी। अचानक से अगर कोई घटना घटती है, उसमें 2 पत्थर, 4 पत्थर, 5 पत्थर चल जाते हैं, लेकिन रोड जो है वो पत्थरों से सटी हुई है, तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि ये प्लानिंग जो है वो कितनी गहरी होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जयचंद से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस राजीव शर्मा की पिस्तल के ऊपर, जिस घटना के ऊपर रवीश कुमार ने पूरा वीडियो बनाया, ठीक उससे एक दिन पहले जम्मू में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उसके ऊपर जेडीए की जो कार्रवाई हुई, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन विस्थापित कॉलोनी के बाहर दुकान वालों के, जिनको 30 साल पहले उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया, उनकी जो महिलाएं थी उन घरों की, उनके साथ जो है वो बलात्कार किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। मैं बात कर रहा हूँ 1989 की, जिसमें यासीन मलिक जैसे लोग जो है वो शामिल थे। और वो क्यों, किसकी पनाह में थे, आप सोच के देख सकते हैं कि जिनका प्रधानमंत्री आवास में लंच होता हो, तो उनकी पहुंच जो है वो कितनी दूर तक होगी। और आज जब आपने सुना होगा, एक कहावत होती है और कुछ लोग कहते हुए भी सुनते हैं कि सरकार जो है वो तुम्हारी होगी लेकिन सिस्टम हमारा होगा, तो ये ठीक वही स्थिति वाले लोग हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, और ऐतिहासिक कदम यह था कि 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। लेकिन उससे भी इन लोगों के पेट में मिर्ची दौड़ गई। ये पूरा जो एक वामपंथी मीडिया था वो बैठ गया और लगातार रोने लगा कि अगर हालात अच्छे हैं तो इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। अब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है। तो यहां पे जब हिंदुओं को विस्थापित, वहां पे जो है वो पीटा जाता है, मारा जाता है, उनकी जो 30 साल पहले उनको अस्थायी दुकानें दी गई थी विस्थापित कॉलोनी के बाहर, मुट्ठी जगह का नाम है वहां पे, उसके ऊपर जेडीए ने जो है वो बिना किसी नोटिस के बुलडोजर आते हैं और उनके दुकानों को तोड़ के चले जाते हैं। सामान समेटने तक का भी उनको मौका नहीं मिलता है। तो घर गया, जमीन गई, जायदाद गई, और अब उनका जो रोजगार था पेट भरने का वो भी चला गया। लेकिन ऐसे लोगों के मुंह से जो है वो चूं तक नहीं निकलती। और ऐसे लोगों के ही नहीं,
जो लोग अपने आप को दावा करते हैं और बड़े चिल्ला चिल्ला के राष्ट्रवादी होने का जो है वो ढिंडोरा पीटते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन लोगों ने भी उस खबर के ऊपर एक भी वीडियो बनाया तो आप सर्च करिए, अगर आपको कहीं कोई घटना के बारे में कुछ मिल जाए तो ये स्थिति जो है वो भारत की है। और कई लोग, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ उनको जो है वो खबर पढ़नी होती है, वो आते हैं खबर पढ़ते हैं और उनको लगता है कि शायद यूट्यूब से जो है वो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और बात सही भी है। इसलिए जो मर्जी आते हैं और अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। तो इस गुणगान को जो है वो बंद कर देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब मैं बात करता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो जयचंद था जिसने 370 के ऊपर, आपने देखा होगा आजकल वो जो है वो डिप्टी सीएम बना हुआ है उमर अब्दुल्ला की, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, सुरेंद्र चौधरी, आप सभी लोग जानते होंगे। बीजेपी ने जो है वो उसको खड़ा किया, और वो हिंदू होते हुए वो जयचंद जो है वो उमर अब्दुल्ला के साथ चला गया, डिप्टी सीएम है, और आज 370 धारा जो है आर्टिकल को वापस लाने के लिए विधानसभा में अनुशंसा करता है, विधेयक पेश करता है। तो जब तक ऐसे जयचंद है तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ऐसे जो पत्थरबाज है, उग्रवादी है, इनका इलाज होने से पहले इन जयचंदों का इलाज होना जरूरी है। और दूसरे जयचंद, ये एक पूरी लॉबी है जिनको एक, जहां पे जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाते हैं और दूसरे किसी राज्य में अगर छोटी सी घटना हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा एक कम्युनल जो है वो पूरा नैरेटिव तैयार कर देते हैं कि ये जो है वो सामुदायिक दंगा था। तो आज की घटना पे भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग जो है वो वीडियो जरूर बनाएंगे, इसके ऊपर भी अपना लेक्चर जरूर देंगे। दूसरा, जब मैंने आपको बोला चटगुंडन की छाती पे, वैसे तो ये नारा जो था वो बहुजन समाजवादी पार्टी का था और उस वक्त का था जब सपा का जो गुंडे थे उनका, जिसको हम कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में दबदबा हुआ करता था। तो एक नारा दिया गया था चटगुंडन की छाती पे वोट दो हाथी पे, ऐसा कुछ ये जो है वो पूरा नारा था। लेकिन आज ये बदल गया। आज मुझे लगता है कि चटगुंडन की छाती पे और भरोसा ना करे ऐसे सपा के साथी पे। अब सपा के साथी कौन से हैं? मैं बात कर रहा हूं MY फैक्टर की। और M फैक्टर का जब हम नाम लेते हैं तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों नाम ले रहा हूं। मामला क्या था, तो मामले को भी हम समझ लेते हैं। मामला यह था कि संभल की जो मस्जिद है उसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में जो है वो एक दावा किया कि यहां पर हरिहर मंदिर था। मामला कोर्ट में था, तो कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और कोर्ट कमिश्नर जो थे वो थे रमेश माधव। तो रमेश माधव को जो है वो सर्वे करने के लिए बोला गया। तो मंगलवार को पहला सर्वे हुआ, 2 घंटे तक जो है वो उस मस्जिद की वीडियोग्राफी हुई, कुछ फोटोज लिए गए और आज उनके दोबारा जो है वो सर्वे होना था। लेकिन इसी सर्वे के बीच में लोगों ने जो है वो उनके ऊपर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, गाड़ियां जला दी। आप देखिए पुलिस वाले घायल हो गए 20 से ज़्यादा। और उसके बाद में हालांकि 3 लोग जो है वो जिसमें हम कहें कि जवान लड़कों की मौत भी हो गई और तीनों के नाम भी जो है वो मैंने निकाले हैं। एक का नाम रोमन है, बिलाल है और नईम है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग ये कह रहे थे कल तक कि महिलाओं को मतदान करने से रोका गया, आज के इस उपद्रव में, इस हिंसा में 3 महिलाओं को जो है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और वो तीनों की तीनों मुस्लिम महिलाएं हैं। तो अब भाईचारा कहां चला गया? जो लोग भाईचारे का ढिंडोरा पीटते हैं ये उन लोगों के लिए है कि अब जो है वो भाईचारा कहां चला जाता है जब न्यायालय अपना काम कर रहा है। और न्यायालय जब आपका काम कर रहा है, अपना वो सर्वे कर रहा है, आप अपना जो है वो मामला कोर्ट में लड़ें। लेकिन इस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी, और फिर जब इन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलते हैं तो 4 लोग जो है वो रोना रोने आ जाते हैं, विधवा विलाप करने आ जाते हैं। तो ये जो मामला है ये इसलिए जो है वो ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। और ऐसा नहीं है, अब आपको मैं इसका और बता देता हूं। अभी ये लोग जो है वो और ज़्यादा बिलबिलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दिया और उसमें एक इशारा किया वक्फ बोर्ड को लेके, तो वक्फ बोर्ड क्यों, उसके ऊपर जो है वो लगाम लगाना जरूरी है, ये बिल जो है वो क्यों जरूरी हो जाता है। आप लोग समझिए कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोक सकता है बिना किसी, जिसको हम कहें कि वेरिफिकेशन के।
अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति ये कहता है या वक्फ बोर्ड ये कह देता है आपके घर के ऊपर कि ये वक्फ भी जमीन है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते। तो यहां पे हिंदुओं ने दावा नहीं किया, यहां पे वो न्यायालय गए हैं पहले। आप दोनों में फर्क देख के आप समझ के देखिए, एक किसानों की जमीन के ऊपर जो है वो दावा ठोक देते हैं, दूसरे जो 1000-1200 साल पहले के जो पुराने मंदिर बने हुए हैं, जो पहाड़ों के ऊपर दुर्ग बने हुए हैं, उनके ऊपर अपना वक्फ का जो है वो दावा ठोक देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपको खाली करनी पड़ेगी। तब ना सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आंख बंद करके बैठ जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ, जहां पे कोई अगर हिंदू पक्षी नहीं, मैं को किसी दूसरे धर्म की, या मैं इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं एक इस सोच की बात कर रहा हूं। और ये सोच कहां से आती है? ये सोच इसलिए आती है, हिंदू कमजोर क्यों है? हिंदू कमजोर इसलिए है क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, और हम लोगों ने उसको जो है वो लाके और एक मंदिर में रख दिया, घर में जहां पूजा स्थल होता है वहां पे लाके रख दिया। हम उसकी पूजा करते हैं, और हम किसी भी बच्चा हो, चाहे कोई भी घर पे कोई हो, उसको पढ़ने के लिए मना करते हैं। हमें उसके दिया बत्ती करनी है, उसके अगरबत्ती करनी है। इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको गीता पढ़ानी पड़ेगी। जब आप गीता पढ़ाओगे तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कैसी होती है, उसके लिए रणनीति कैसे बनाई जाती है, वो आपका जो जिसको आप भगवान कहते हो श्री कृष्ण, वो सिखाएगा, वो बच्चों को सीखने को मिलेगी। तो बच्चों को जो है वो जीवन की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी जो शिक्षा आजकल बच्चों को लिए जो है वो साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एक एजुकेशनलिस्ट बनने के लिए दी जाती है। वो शिक्षा वहां तक तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी लाइफ स्किल्स की जब एजुकेशन की बात आएगी तो आपको अपनी जो होली बुक्स है वहां उतरना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी अपील है कि अपने बच्चों को जो है वो प्रेरित करें, उनको जीवन की शिक्षा दे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। ज्यादा सहनशील बनोगे तो आप लोगों को जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि सीधे पेड़ जो है वो हमेशा काटे जाते हैं, तो वही हाल होने वाला है। उलट इसके आप देखिए कि मदरसों में जो है वो क्या पढ़ाया जाता है, तो शिक्षा में इतना ही फर्क है कि हम यहाँ पढ़ाते नहीं है और वहाँ पे जो है वो जिहाद सिखाया जाता है। तो फिर आप सोचिए, एक आर्मी का पर्सन है, एक फौजी है, एक सिपाही है, और दूसरा एक मिलिटेंट है, एक आतंकवादी है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में उनकी शिक्षा का फर्क है। आदमी को जो है वो, फौजी भी जो है वो इंसान को ही मारता है और आतंकवादी भी इंसानों को ही मारता है। बस फर्क ये है कि आप मारते किसको। और ये कहां से आया? तो ये आया उस शिक्षा से, जो शिक्षा उनको दी गई है। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीटों के ऊपर अगर उसको जीत मिल जाती है, और वो अगर उस पूरे देश में अगर डंका पीटती है कि ढिंडोरा पीटती है कि मुसलमान उसके साथ आ गया, तो ये उन लोगों की गलतफहमी है। फिर आप जो है वो पीठ पे छुरा खाने के लिए आप तैयार रहिए, ऐसी घटनाएं जो है वो चलती रहेगी। तो इनके लिए योगी का जो बुलडोजर है वही एक्शन इस देश को चाहिए, और यही एक वजह है। आप इसको कैसे भी देख लीजिए, आप संभल की घटना से आप जोड़ के देख लीजिए, चाहे कल के चुनाव परिणाम से जोड़ के देख लीजिए, चाहे आप लोकसभा के चुनाव से देख लीजिए। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें थी, उसके ऊपर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जीत इसलिए मिल गई क्योंकि इन लोगों को पता था कि योगी की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है हमारे वोट बैंक से, इसलिए वो योगी को वोट दो, क्योंकि कल को ऐसी कोई घटना हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेकुलर हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं तो योगी जिस तरीके का एक्शन लेता है, अगर योगी हार गया तो वो इससे जो है वो ज्यादा एग्रेशन में आके जो है वो एक्शन लेगा। ये इनका डर था, लोग जो है वो बोलने से डरते हैं, आप समझ के देखिए इस बात को। तो इसलिए सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि इस बार जो है वो योगी को वोट दे देते हैं। तो यही लोग जो योगी को जिताते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद के लिए जब वोटिंग होती है तब वोट क्यों नहीं देते हैं? अब आप समझ के देखिए, क्योंकि उस वक्त लड़ाई जो है वो सत्ता की है। और अगर ये भी उत्तर प्रदेश की सत्ता की या इसकी लड़ाई होती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इन सीटों के ऊपर जहां समाजवादी पार्टी का होल्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। तो ये दोनों में जो है वो फर्क है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आई। क्यों नहीं आई?
आप सोच के देखिए, आपको उस आपका जो जो सवाल जो आपके दिमाग में घूमता है, आपको उसका आंसर वहीं मिल जाएगा। इसलिए योगी को धन्यवाद देना चाहिए कि चाहे नारा उसका कैसा भी था, लेकिन उसने हिंदुओं को जगाया और आज हिंदू संगठित हुए। तो ये जो कीड़े थे ये बिलबिलाने लगे और थोड़े दिन ये बिलबिलाएंगे, लेकिन इनका इलाज भी जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, ये हिंसा की बात नहीं है, ये बात है समझने की, ये बात है संगठित होने की। आपको सोचना है कि आपका वजूद जो है वो कहाँ जाके सुरक्षित रहने वाला है, नहीं तो आपकी स्थिति जो है वो सामने है और आप ही के खिलाफ जो है वो मौलाना फतवे जारी करेंगे, वोट जिहाद करेंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे। और ये लोग, जिस मैं मीडिया की बात करता हूँ, इस गंदगी की, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर कोई अगर हमला होता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन किसी दूसरे देश में इजराइल जो है वो हमला करता है और एक आतंकवादी मारा जाता है तो हाय तौबा हो जाती है। तो रवीश मियाँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, कम से कम इंसानियत के बारे में सोचो। और लोगों को जो है, जिस तरीके से आप जो है वो मोदी विरोध में खड़े हो, सबको पता है कि आपके सारे सब्सक्राइबर जो व्यूवर्स है वो मुस्लिम देशों से है, मुस्लिम है, तो आप कम से कम जो है वो जयचंद तो ना बनो। तो इस वीडियो में मैंने दो बातों का, कल का जो कुंदरकी की जो सीट की जो वोटिंग हुई थी, जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी मैंने बात की है, और साथ में आज की जो घटना है संभल की, उससे भी। और संभल का मतलब ही है संभल कर रहो, बटोगे तो कटोगे ये तो अलग है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे ये भी है, लेकिन साथ में एक चीज़ और ऐड कर लो, संभल के रहो। और जो जमुना और जो जिसको कहते हैं कि गंगा और जमुना जो तहजीब है, और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, आप उनके भाई नहीं, आप उनके चारा हो, और चारे को हमेशा जो है वो काटा जाता है, उसको खाया जाता है, उसको सजा के नहीं रखा जाता है। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल करो, लोगों को प्रेरित करो, जागरूक करो और संभल के रहो। ये वक्त जो है वो अपने आप का अगर आपको बचाव करना है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।